अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखें। अच्छा, पहले ना मैं आपको एक एसिड से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट, एक एसिड से रिलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, एक एसिड यानी एक एसिड को सामने रखते हुए उसी की पूरी जिंदगी गुजार के उसी का डिस्पोजल, उसी का एस्टीमेट चेंज, ये सब कराने के बाद फिर मल्टीपल एसिड्स पे आएंगे कि अगर प्लांट मशीनरी एक नहीं ज्यादा है तो क्या। तो अभी तब तक मैं सब कुछ मैं एक एसिड से रिलेटेड बता रहा हूं। कल एंट्री बताई थी, उसकी एंट्रीज आपने इंट्रो में पढ़ी हुई हैं, टी अकाउंट भी बना चुके हैं। हाँ, बनाए हुए हैं। चलें रिवीजन के लिए। कॉस्ट ऑफ मशीन, सवाल लिखवा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन 480,000, 480,000, 4,80,000। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ 3 साल, 3 years। और आरवी 30,000। स्ट्रेट लाइन मेथड, और मुझसे रिक्वायर्ड है। अच्छा, अभी बेच नहीं रहे ऐसे, ठीक है, ये बेचना बाद में बताऊंगा, अभी सब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी कराना है, तो बेचा वेचा कोई नहीं है। मुझसे रिक्वायर्ड है 3 साल की एंट्रीज भी, 3 साल की जनरल एंट्रीज, रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स, इफ 3 साल की जनरल एंट्रीज, रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स, इफ machine account is maintained, if machine account is maintained part A at net book value और part B at cost। नेट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो क्या, और अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो क्या, ये कराता हूं। अगर एसेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है एट नेट बुक वैल्यू, और हाँ, रिक्वायरमेंट में और भी है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएफपी, 3 साल के ये भी हैं। एंट्रीज भी, लेजर अकाउंट्स भी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएफपी। ये चीज पहले इंट्रो में पढ़ी सुनिए कभी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएफपी या नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एफआर 1 में ये कॉमन टेस्टिंग है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएफपी। फर्स्ट जनवरी को डेट ऑफ परचेज बताइए। 1 जनवरी 21, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 2021 डेट ऑफ परचेज, जनवरी दिसंबर अकाउंटिंग ईयर। ले जी, मशीन खरीदते हैं, क्या एंट्री? परचेज डेबिट कैश क्रेडिट है, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट कितने की? 480। फिर उसके बाद साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन ही क्रेडिट 150। अच्छा, अगर किसी मासूम से इंसान को स्ट्रेट लाइन भूल गया हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने फॉर्मूले कराने हैं रिवाइज। और फिर आगे, अब आगे क्या एंट्री है? 1 साल और गुजर जाएगा, 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट 150। फिर 1 साल और गुजर जाएगा, 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट 150। और चूंकि अभी मैंने डी रेकग्निशन डिस्पोजल नहीं पढ़ाया तो उसको भी बेच नहीं रहे, बस ये हो गई 3 साल की एंट्रीज।
टी अकाउंट्स कौन कौन से? मशीन बना लेते हैं, और कैश भी बनाओ। बना दो। नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अच्छा है। अच्छा, मैंने ना अभी ये तो कहा नहीं कि हम पूरे बिजनेस के जितने अकाउंट बन सकते हैं सारे बनाएं, बस कहा है कि रेलेवेंट जितने भी हैं इस सवाल में। तो कैश का अकाउंट आप इस सवाल में बना सकते हैं, है? मर्जी है। अच्छा चले, थोड़ी देर तक बताता हूं। बाकी कौन सा बना लूं? मशीन का और डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, FAR 1 के ना पेपर में नॉर्मली ये टी अकाउंट्स नहीं मांगे होते, लेकिन वर्किंग्स में तो खैर करने पड़ रहे होते। लेकिन जो आइए 16 टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसमें ज्यादातर टेस्टिंग होती है, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट SOFP, फिर डिस्क्लोजर से चीज पढ़ानी है वो। लेकिन उस तक पहुंचाने के लिए ना मेहनत आपको मैंने करानी टी अकाउंट्स में ही है, तो इसको आप जरूरी ही समझिए। और अगर हमें वर्किंग में सही लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसे के टी अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं, तो असल में तो अलग अलग रजिस्टर होगा। कौन सा रजिस्टर? लेजर। लेकिन आप सॉल्व करते हुए एक ही बड़ा सा टी बना के इसी में मुख्तलिफ साल आ जाएंगे। जैसे मैं अभी 2021 बनाता हूं, तो 2021 में क्या क्या ट्रांजेक्शन इसमें? डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट। तो ये हो गई डेप्रिसिएशन डेबिट 31 दिसंबर 21 पे 150, और हाँ जी मशीन अकाउंट में 1 जनवरी 21 को 480 और 31 दिसंबर 21 को डेप्रिसिएशन 150। 2021 बस। तो मशीन अकाउंट के साथ क्या सलूक करें? CD बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 21 पे CD बैलेंस आ जाएगा 330। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना वर्किंग ही तो मेल ही कर रहे होंगे, तो ये टोटल्स दिखाने के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। दोनों साइड्स का टोटल दफा करें, बस CD चाहिए था, लिख लिया। और इसके साथ क्या सलूक होगा? इसका भी CD आ जाएगा। एक्सपेंस है तो ये SOCI को ट्रांसफर हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 21 ये इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो गया 150। असल में तो देखिए रजिस्टर अलग अलग हैं, लेकिन सवाल में हम कहां से अलग अलग रजिस्टर लगाएं, तो इसलिए एक ही टी के अंदर अब आगे मैं 2022 कर देता हूं। अभी 2022 है, तो 2022 में ये CD हो गया इधर BD 1 जनवरी 22 BD बैलेंस 330। 22 में क्या है? ये डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट। तो 31 दिसंबर 22 150 ये मशीन हो गई क्रेडिट, और 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन हो गई डेबिट 22 बस। तो फिर इधर क्या होगा? 31 दिसंबर 22 CD कितना? 180, और इधर क्या करें? ये इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो गया 150। फिर इसके बाद 2023 में मशीन का CD इधर आ गया BD 180, और 23 में फिर से यही डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट 150। और ये इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो गया, और ये CD आ गया 30। हाँ जी, अब बताएं कैश का टी अकाउंट बनाऊं कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? कैश की कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं खास, ये एक पेमेंट की तो ट्रांजेक्शन है। अगर किसी का बहुत दिल कर रहा है तो चले बना लेते हैं, कैश का अकाउंट बना लेते हैं। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 480। अब आगे क्या करूं? बस क्या बैलेंस आ गया इधर, यानी बिजनेस के पास नेगेटिव कैश। कैश या होता है या नहीं होता है नेगेटिव, ये तो क्रेडिट बैलेंस है, कैश का तो नहीं क्रेडिट बैलेंस होता। तो कैश का अकाउंट नहीं बना सकते, डाटा नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है।
ये सवाल मेनली मैंने ये पीपी रिलेटेड ही बताया था, तो बस उसके अकाउंट बना रहा हूं। तो कैश का बनाना भी है तो चीजें ही नहीं पूरी हैं, तो इसलिए नहीं बना रहा कैश का अकाउंट। एंट्री हो गई, अकाउंट हो गए। अच्छा मैं टाइम दूंगा, एक ही बार नोट कर लीजिएगा, इधर समझ लें पहले। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी अगर सवाल में पूछा हो ना, तो एक तो होता है ट्रायल बैलेंस से पूरी इनकम स्टेटमेंट और पूरा एसओएफपी बनाना, एक तो ये चीज है। एक है कि किसी सवाल में आपको कोई रेलेवेंट टॉपिक का कुछ पूछ के और कहे कि इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाए, तो पूरे तो बना नहीं सकते, पूरी इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? डाटा पूरा नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप हेडिंग दे लें। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई एक छोटा सा पोर्शन, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अच्छा मैंने पहले भी बताया था स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, आपने इंट्रो में नाम सुना होगा। ये इनकम स्टेटमेंट से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो उसमें एक्स्ट्रा होता है, वो चूंकि भी पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूंगा। जब ये पांचों टॉपिक पढ़ा लूंगा, ये जो लास्ट ग्रेड है, फिर सिखाऊंगा वो एसओसीआई क्या होती है। तो तरीका यह है कि जो आपको सवाल में डेटा दिया हुआ है उसमें जो कुछ भी एक्सपेंस इनकम नजर आता है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग देके बस वो एक्सपेंस इनकम लिख दें। इसी तरह जो भी उस सवाल में कोई एसेट लायबिलिटी नजर आ रहा है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी की हेडिंग दें और वो आइटम्स लिख दें। हाँ इसमें इतनी तमीज जरूर कर लें कि हेडिंग जरूर दे देंगे कि नॉन करंट एसेट है कि करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट है। तो एक्सट्रैक्ट का तरीका यह है, जैसे मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई, इस सवाल में क्या है इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन है, तो हम हेडिंग देंगे एक्सट्रैक्ट इनकम स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन बस। और उसकी वैल्यू चूंकि मैंने तीनों साल पूछे हैं, तो उसका तरीका यह है कि आप 3 कॉलम बना दें। नहीं पसंद कॉलम तो 2021 की हेडिंग दें, ये बनाए, फिर 2022 की हेडिंग अलग पेज पे ये बनाए। अदरवाइज कॉलम के अंदर फिगर्स बता दें, काफी है। अब इसमें डेप्रिसिएशन आ रही है इनकम एक्सपेंसेस में, बस सिर्फ वही है, तो उसकी वैल्यू 21 में कितनी, क्योंकि पूरी इनकम स्टेटमेंट तो तब बनती अगर पूरा ट्रायल होता। तो जितना सवाल में पूछा है उससे रिलेटेड वो ये जानना चाह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनती तो इनमें से क्या क्या एक्सपेंस इनकम होता, इसलिए वो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट कह के पूछ लेता है। और इस सवाल में एसओएफपी की क्या चीज है, मशीन है बस। करंट एसेट नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट। तो मशीन के अकाउंट में 2021 में क्या सीडी आ रहा है, 330, 2022 में 180, 2023 में 30। चलें अब इसको पूरा जिनका रहता है वो नोट कर लें, फिर मैं एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट बताता हूं, और फिर ये भी समझाता हूं कि इनके नाम क्यों हैं, और एक दो वैसे कुछ कंक्लूडिंग बातें बता देता हूं। जिनका नोट करना रहता है पहले इसको कर लें, फिर दूसरा बताता हूं। सारे नोटेड। अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट है, आप तो शरत दोबारा ही लिखेंगे, तो फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एंट्रीज कर दी मैंने जल्दी से। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ये ऐसे ही 1.5 लाख डेबिट ही होता रहेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दिया मैंने।
और मशीन अकाउंट में चले मशीन दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। मशीन अकाउंट में क्या एंट्री आएगी? बस ये पहली 1 जनवरी 21 480। उसके बाद तो बस खाली छोड़ दो, क्या करो है बनाई ना? अरे नहीं नहीं, इसका तो टॉपिक है, इसको ना बनाए तो क्या करें? क्या करें? एसेट है तो ये ईयर एंड पे इसका सीडी बन जाएगा 480, और फिर अगले साल यही 480 बीडी हो जाएगा, और फिर खाली निकल गया साल तो 31 दिसंबर पे फिर यही सीडी हो जाएगा। अच्छा, असल में ना और भी एसेट्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी चूंकि सिर्फ एक एसेट की सारी जिंदगी पढ़ा रहा हूं तो इसमें कोई और एडिशन नहीं आ रहा, वरना जब एक एसेट पूरा पढ़ लेंगे बेचने की हद तक फिर मैं मल्टीपल एसेट के सवाल भी कराऊंगा। अभी और उसमें कुछ आया ही नहीं, तो बस वही सीडी वही बीडी फिर वही सीडी। चले यहां तक पहुंचे, फिर मैं आगे बताता हूं। यहां तक करिए, फिर आगे बताता हूं। रेहान, यहां से लेके यहां तक करो, यहां से यहां तक। मशीन डेप्शन नोटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का काउंट भी अब बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ग्रुप तो एसेट है। 31 दिसंबर 21 डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट 150। चूंकि एसेट ग्रुप है इसलिए इसका सीडी बैलेंस आएगा और वो इस साइड पे आ जाएगा 150, और सीडी है तो फिर ये अगले साल बीडी होगा 1 जनवरी 22 बीडी बैलेंस,
फिर 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 150, और चूंकि एसिड ग्रुप है इसलिए इसका ईयर एंड पे सीडी बैलेंस आ जाएगा 300, और फिर अगले साल ये सीडी बन जाएगा बीडी 300। 31 दिसंबर 23 फिर से डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 150, और ईयर एंड पे 31 दिसंबर 23 सीडी बन गया 450। अच्छा, इसको भी कर लेना नोट, पहले जस्ट कंटिन्यूटी में बात समझ लें। अब ये सारी वर्किंग करने के बाद एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी बनाते हैं। ये मैं पिछले सवाल वाला यही रहने दे रहा हूं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएफपी बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हर साल वही 150 ही आएगी। और एसओएफपी में अब नॉन करंट एसेट में दो चीजें आ गई, मशीन भी आ गया और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन का भी अकाउंट आ गया। मशीन के अकाउंट में तो हर साल में सीडी 480 ही आ रहा है, और एक्यूमुलेटेड का सीडी 21 में 150, 300, 450, और इनका नेट करें तो 330, 180 और 30। अब इसको नोट कर लें। मैं इस सारी मेहनत के ना कुछ 4-5 कंफ्यूजन बताता हूं, उनमें से जो आपको बात अच्छी तरह पहले ही पता वो ना लिखना, जो नई बात लगे वो लिख लेना। इसको नोट कर लें तसल्ली से, फिर मैं इनको समेट के बताता हूं चीजें। हाँ जी, नोटेड।
चलें कर लिया। अच्छा अब ना मैं ये जो जहां वैल्यूज आई हैं, मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं आई। आवाज आ रही है इन तक? नहीं आ रही। इसको रोक के जाना यार, और इसको रोक के जाकर दुनिया में जलील कराता, रोक के जा इसको। ये जो दोनों तरीके से इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं? स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका आंसर सेम आ रहा है ना, और स्ट्रेट लाइन तो ये है ना, हर साल सेम है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे सिर्फ मशीन अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन तो वही है। अच्छा अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, उसमें से जो आपको बहुत सिंपल सी लगे, ना लिखनी हो तो ना लिखना, काम की बात लगे तो लिख लेना। जो ज्यादा जरूरी मुझे खुद भी लगेगी वो तो मैं कहां करूंगा लिखें, बाकी बातें आपकी मर्जी है। एक बात ये कि ये वाला जो पिछला वाला सवाल था, इसमें मशीन अकाउंट था, एक्यूमुलेटेड नहीं था, ठीक है, और इसमें मशीन अलग और एक्यूमुलेटेड अलग थी। मैंने आपको ये जब वो शुरू में मेजरमेंट वाली शाखें बनाई थी, वहां बात लिखी थी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल के एसेट एसओएफपी में किस अमाउंट पे आएगा, एसओएफपी में किस अमाउंट पे आएगा? ये फेयर वन की क्लास है। हाँ जी, कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एक्शन, और उस नेट अमाउंट को क्या कहेंगे? नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एक्शन माइनस करके। पहले वाले तरीके को या इन अदर वर्ड्स ये कह लेते हैं कि एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएं तो नेट बुक वैल्यू ही बचती है। तो पहले वाले तरीके में मैंने तो मिटा दिया, आप अपने पास देखें, एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती जा रही थी ना, इसलिए एसेट अकाउंट का ही सीडी बैलेंस क्या बचता जा रहा था? नेट बुक वैल्यू। यही वाली फिगर्स देखिए बच रही थी, इसलिए उसको कहा था एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू, कि उसका सीडी नेट बुक वैल्यू ही शो कर रहा होगा। अब इसमें लिखने वाली बात अगर आप लिखना चाहें तो, कि अगर एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है तो एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट नहीं बनेगा, और एसेट अकाउंट में ही सीडी बैलेंस क्या आता जाएगा? नेट बुक वैल्यू। दोबारा देखो, अगर अल्फाज कॉपी करके लिखने की कोशिश करेंगे तो अल्फाज मिस होते जाएंगे, फिर सिर्फ टेढ़ा मुंह करके हंसा करेंगे। अपने आप को समझाएं अपने अल्फाज में। दोबारा बता रहा हूं, अगर एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है तो एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट नहीं बनता होगा। क्यों नहीं बनता होगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री में एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट नहीं बनता होगा, और एसेट अकाउंट में ही सीडी बैलेंस नेट बुक वैल्यू आती जाएगी। तो अगर ये काम की बात लगे लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं। अगली बात, एक्यूमुलेटेड एक्शन का अकाउंट जब अलग बनना शुरू हो गया तो एसेट अकाउंट में किसी भी साल में देखें तो सीडी बैलेंस क्या आ रहा है? नहीं, बात सेम की नहीं है, कॉस्ट। अब नेट बुक वैल्यू क्यों नहीं आ रही? क्योंकि डेप्रिसिएशन हम यहां क्रेडिट ही नहीं कर रहे, हम तो एक्यूमुलेटेड एक्शन कर रहे हैं। तो अगली बात अगर लिखना चाहें कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा हो तो फिर एसेट अकाउंट में सीडी बैलेंस कॉस्ट ही आती होगी। अगर एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट अलग बन रहा है तो एसेट अकाउंट में सीडी बैलेंस फिर कॉस्ट ही शो हो रही होगी।
चले अगली बात ये भी अगर मर्जी है लिखनी हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर सीडी बैलेंस क्यों आ रहा है, बीडीसीडी क्यों होता जा रहा है ये, क्योंकि एसेट ग्रुप का अकाउंट है और इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन इधर क्रेडिट आती जा रही है। तो अब अगर तीसरे साल का सीडी बैलेंस देखें तो ये 450 हो गया, क्योंकि हर साल 1.5 लाख आ रहा था। दूसरे साल का बैलेंस देखें तो 3 लाख है, क्योंकि पिछला वाला 1.5 लाख बीडी आया था और इस साल 150 और आ गया। तो इसको इसीलिए एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं कि इस अकाउंट में कभी भी जो सीडी बैलेंस आ रहा होगा वो आज तक की डेप्रिसिएशन होगी। एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में सीडी बैलेंस आज तक की डेप्रिसिएशन होगी, तभी तो उसको एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो सीडी बैलेंस है, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रही है, तो किसी भी वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो क्या है, उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन। नहीं पसंद आता तो ना लिखने को मजबूरी नहीं है। और फिर इसके बाद एक और बात बता रहा हूं, वो जरूर लिखिएगा कम से कम सारे, जो भी नहीं भी लिख रहे इससे अगली बात बताता हूं वो लिखिएगा जरूर। ये लिखनी है तो लिख लें, फिर एक और बताता हूं, फिर ये डेबिट क्रेडिट काफी है, फिर कैलकुलेशन पे आते हैं। आज ही चले अगली बात ये जरूर लिखिएगा, जब एक एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका होगा, वो दूसरा वाला नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। जब एक एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका हो तो उसके बिल्कुल आखिर में नेट बुक वैल्यू कितनी बच गई होगी, रेजर्व वैल्यू। जब एक एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा ना, फुली मतलब पूरी लाइफ गुजार ली, सारी डेप्रिसिएशन हो गई, तो जब कोई एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका हो तो उसके एंड पे नेट बुक वैल्यू आरवी के बराबर बच जाती है। हाँ। चलिए डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट ये चीजें बहुत हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पे चलते हैं आगे। और आपने ये सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए होने चाहिए थे, आपको आते भी होंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए को बड़े बूढ़ों के बनाए हुए मेथड हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कब होती है, ईयर एंड पे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला, और इसका जो आंसर है वो हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आती है ना, तो इसलिए मैं कह देता हूं एनुअल डेप्रिसिएशन जी। कॉस्ट माइनस आरवी ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है ये। अच्छा, मैं आपको सारे फार्मूलों की ना वो रीजन लॉजिक भी बताया करूंगा, एस्टीमेट चेंज वगैरह पढ़ाते हुए काम आएगी रीजन लॉजिक। ये ऐसा क्यों बना हुआ फार्मूला, कॉस्ट में से आरवी क्यों माइनस कर रहे हैं? नहीं, ये तो डेप्रिशिएबल अमाउंट तो चलो रटा हो गया ना, कॉस्ट माइनस आरवी क्यों कर रहे हैं, आरवी माइनस है, वापस मिल जाएगी क्या मतलब, क्यों नहीं होनी रिडक्शन, बच जाएगी, क्या बता दें।
हाँ अच्छा हाँ, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों कर रहे होते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट ना, कि जो एसेट पे खर्चा किया था उसका बेनिफिट मिलता जाएगा तो एक्सपेंस बनता जाएगा। जब लाइफ टोटल खत्म हो जाएगी फिर भी अभी बिक सकता होगा, जितने का बिक सकता होगा वही आरवी है, यानी उतना बेनिफिट अभी मजीद मिलना होगा, उसके अलावा बाकी है फिर जो मिल जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट में से आरवी माइनस और इसके बराबर टुकड़े कर लेंगे, कितने, जितनी उसकी लाइफ है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी लाइफ पे डिवाइड कर लेंगे तो एक साल का टुकड़ा आ जाएगा, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एक और फार्मूला भी इसका हो सकता है, अगर डेप्रिसिएशन एक परसेंटेज की शक्ल में हो तो अगर डेप्रिसिएशन रेट का इस्तेमाल किया जाए तो फिर फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा, कॉस्ट माइनस आरवी इनटू रेट। नेट बुक वैल्यू स्ट्रेट लाइन है। डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन रेट बेस्ड ऑन व्हाट है। अगर डेप्रिसिएशन रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट है या फिर डेप्रिसिएशन रेट बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट है। अगर डेप्रिसिएशन का रेट यानी एक परसेंटेज कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट पे बेस्ड है तो फिर डेप्रिसिएशन का आंसर निकलेगा कॉस्ट के ऊपर वो रेट लगा देंगे, और अगर उसको डेप्रिशिएबल अमाउंट से लिंक किया गया हुआ है तो फिर कॉस्ट में से आरवी माइनस करके यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट इस पे ऊपर वो रेट लगेगा। और अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट ये होता है, यानी अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो कॉस्ट पे मल्टीप्लाई। सवाल लिखें। ये नोटेड। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, ये एमसीक्यूज में हो सकता है, ज्यादा वैसे इस तरह की हरकतें इंट्रो में होनी चाहिए लेकिन बहरहाल हो सकता है। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 640,000, 6,40,000। कॉस्ट ऑफ एसेट बताइए मैंने 6,40,000। यूजफुल लाइफ 5 इयर्स 5 साल। आरवी कॉस्ट क्या बताइए? हाँ, आरवी है 40,000, आरवी 40,000 है। रिक्वायर्ड है आपसे डेप्रिसिएशन रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट और डेप्रिसिएशन रेट बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट और डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट करें। ये तो आपने सोचना है। $18.75 ये किस बेस पे? कॉस्ट पे और 20 बेस। ठीक,
डेप्रिशिएबल अमाउंट पे 20%। हाँ, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो ऐसे ही होगी, ऐसे ही 640 माइनस 40 ओवर 5, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो 120,000 ही है। अब रही बात कि अगर इसको एज अ परसेंटेज देखना चाहें तो परसेंटेज ऑफ व्हाट, अगर इसको परसेंटेज ऑफ कॉस्ट देखना चाहें तो ये कॉस्ट का कितने परसेंट है कैसे पता चले, कॉस्ट से डिवाइड कर दें 18.75%। और अगर इसको एज अ परसेंटेज ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट देखना चाहें तो डिवाइडेड बाय 6 लाख 20%। अच्छा, अब इसको सीधा चल के क्रॉस चेक भी करते हैं। 18.75% बेस्ड ऑन कॉस्ट है, तो लगाएं कॉस्ट पे 120 आ गया ना, तो आगे सही डेप्रिसिएशन। 20% बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट है, तो लगा के देखें डेप्रिशिएबल अमाउंट पे 120 आ गया। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट है तो फिर उसको कॉस्ट ही मल्टीप्लाई करना है, और अगर बेस्ड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, और खामोशी है तो बेस्ड ऑन कॉस्ट। चलें जाएं, अल्लाह हाफिज़।